नेट पर क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग की, और हम इसके उपयोग देख रहे थे जैव प्रौद्योगिकी के कौन से क्षेत्र में बेटा जी? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज देख रहे थे, जो आज हम कंटिन्यू करेंगे, और ढेर सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एग्रीकल्चर में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब ढेर सारी चीजें जो है आपको स्लाइड्स में दिखेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीजें दिखा दूं जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से पहले कहीं ना कहीं हम कृषि कैसी कर रहे थे। स्टार्टिंग में हम कैसी कर रहे थे? कार्बनिक खेती कर रहे थे, खाद वाद डाल रहे थे, है ना, और जो उत्पाद बन रहे थे उसको हम यूज में ले रहे थे। लेकिन वो उत्पादकता इतनी ज्यादा नहीं थी कि बढ़ती हुई मानव की जनसंख्या की पूर्ति कर सके। फिर साहब क्या आई? हरित क्रांति आई। ठीक है, जिसमें हमने उत्पादकता तो 3 गुनी बढ़ा दी, लेकिन हमने रसायनों का उपयोग किया, यानी ऐसी कृषि जिसमें हम रसायनों का उपयोग कर रहे थे जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। और साथ साथ बढ़ती हुई मानव की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हरित क्रांति के द्वारा लाई गई इंक्रीज की गई उत्पादकता भी सफिशिएंट नहीं थी। समझ में आया? फिर इसके बाद आई थी कौन? जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें हमने क्या किया था? ऐसे पादपों का निर्माण किया जिनके अंदर हमने आनुवांशिक परिवर्तन किए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, है ना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का सहारा लेकर, जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर हमने चेंजेस किए थे। और कैसे चेंजेस किए थे? जेनेटिकल चेंजेस किए, जीन्स डाले, ऐसे जीन्स डाले जो कहीं ना कहीं एक पेड़ को स्वयं ही कैसा बना दे? कीटों के खिलाफ प्रतिरोधी बना दे, जो आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमने ऐसे जीन्स डाले जो कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता को बढ़ा दे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, कहीं ना कहीं याद करिएगा, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई, है ना। सो ये चीज हम जानते हैं कि हमें जैव प्रौद्योगिकी में ये करना है। अब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर देखिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि पहले कार्बनिक कृषि, फिर रसायनों पर आधारित कृषि, फिर आनुवांशिक परिवर्तन करके जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए, है ना, फसलें बनाई है, उनका निर्माण किया जिससे उत्पादकता बढ़ी। सो हमने जीएमओ के बारे में पढ़ा था। जीएमओ का मतलब क्या था? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जो आपके जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, फसलें भी हो सकती हैं, पादप, है ना, या जंतु भी हो सकते हैं। ये हमने बात करी थी। ठीक है, जिनमें हम जीन्स को, लाभकारी जीन्स को डालेंगे और उनसे उत्पाद प्राप्त करेंगे। फिर हमने बात करी थी कि भाई साहब, ये जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे बनाएंगे, किस लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं? हमें पीड़कनाशकों पर जो निर्भरता है वो कम करनी है, यानी रसायनों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। हमें ऐसे पेड़ बनाने हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सके, जैसे ठंड को, सूखे को, लवणता को, उच्च तापमान को, है, इनको झेल सके, है ना। और जो कटाई के बाद जो नुकसान होते हैं उनसे बचा जा सके, कहीं ना कहीं खनिजों का अच्छे से उपयोग कर सके पादप। ऐसे पादपों का निर्माण करेंगे, ऐसे पादपों का निर्माण करेंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जा सके। जैसे सुनहरे चावल, गोल्डन राइस के अंदर हमने विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया। इन सारी चीजों को सम्मिलित करके छठा बिंदु था। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी थी। इसके बाद जो टॉपिक आया था वो आया था पीड़क प्रतिरोधी फसलें। ठीक है, अब ये पीड़क प्रतिरोधी फसलें जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ये हेडिंग है पीड़क प्रतिरोधी फसलें, जिसके अंदर कई सारी चीजें यहां पर दे रखी है, जिसमें एक वर्ड दिखेगा बीटी कपास। ये बीटी कपास, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। बीटी कपास, ढेर सारी चीजें यहां पर दे रखी है। ठीक है, लेकिन मैं पहले अपने तरीके से पढ़ा देता हूं, फिर जो यहां पर लिखा हुआ है वो आपको दिखा देता हूं। पहले आप मेरे तरीके से एक बार सुन लो, समझ लो, सारी चीजों को एक बार दिमाग में फिट कर लो, फिर उसके बाद जो लिखा हुआ ज्ञान है उसको अर्जित कर लो, है ना। पहला काम यही तो होता है कि जो टॉपिक दिया हुआ उसको पढ़ने से पहले एक बार जो टीचर बता रहा है उसको समझ लें, फिर उसके बाद जो लिखी हुई है चीज उसको पढ़ लें। ठीक है, आइए। सो हेडिंग है यहां पर क्या थी? पीड़क प्रतिरोधक फसलें। ठीक है, इसी को ही स्टार्ट करते हैं हम। पीड़क प्रतिरोधी
फसलें, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। देखिए ये हमारी हेडिंग है। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहला मन में प्रश्न आता है कि सर ये पीड़क क्या होता है? व्हाट इज दिस पीड़क? अंग्रेजी में जिसको हम पेस्ट बोल रहे हैं, है क्या ये? पीड़क का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, फिर उसके बाद इस पूरे वर्ड का मीनिंग देखेंगे। देखिए इस वर्ड में, पीड़क वर्ड में ही मीनिंग छुपा है। आप मुझे बताइए, मैंने बोला कि भाई तुमको किसी जानवर ने काट लिया, क्या तुमको पीड़ा हो रही है? सिंपल। मैंने एक चीज आपसे पूछी कि भाई मान लो तुमको सांप ने काट लिया, क्या पीड़ा होगी? हाँ। मान लो तुम्हारे भोजन में कुछ विषैला पदार्थ मिल गया, क्या तुम्हें पीड़ा होगी उससे? यानी कुल मिलाकर पीड़क वर्ड का मीनिंग है क्या? वे जीव जो मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं। वे जीव जो मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अब जैसे आप बोलेंगे सर जैसे, पीड़ा यानी नुकसान। जिसको नहीं समझ में आया, पीड़ा यानी नुकसान पहुंचाते हैं। और सिंपल शब्द में लिख दूं, वे जीव जो मनुष्यों को पीड़ा यानी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इस तरीके से बोर्ड के भी एग्जाम में लिख दे या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो पीड़क का मतलब क्या होता है? वो जीव जो हमें नुकसान पहुंचाए, खत्म। हमें पीड़ा पहुंचाए, खत्म। उनको हम क्या बोलेंगे? पीड़क बोलेंगे। सर जैसे कीट, इंसेक्ट्स। बताइए, क्या कीटों से आपको नुकसान होता है? कोई कीड़े हैं जिनसे आपको नुकसान होता है? अरे भैया बहुत फेमस भाई साहब, मच्छर है। क्या मच्छर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते? क्या मच्छर एक प्रकार का कीट है? हाँ, आपको नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं। मान लो आपका खेत है और उस खेत में आपने फसल बो रखी है, किसकी? मान लेते मक्के की। किसकी? मक्के की फसल बो रखी है। डन? ओके सर। अब उस मक्के की फसल, कनेक्ट करना मेरे से, सारी चीजों को इमेजिन किया करो। मेरा खेत है, हाँ सर खेत है, उसमें मैंने फसल बो रखी है, किसकी? मक्के की। ओके सर। अब उस मक्के की फसल पर कीड़े आकर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन से? मक्का छेदक। क्या बोला मैंने? मक्का छेदक। ये सर क्या होते हैं? मक्का छेदक कीड़े होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्न बोरर। जो मक्के के दाने होते हैं ना, उनमें छेद कर देते हैं और खा जाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हमारी फसल को नुकसान पहुंचा? हाँ सर पहुंचा ना। वो फसल जिसको हम उपयोग करने वाले थे, तो इनडायरेक्टली हमें नुकसान नहीं पहुंच रहा। सोच, एक मक्का छेदक एक कीड़ा है, मक्का छेदक कीड़ा है। कनेक्ट कर, मक्का छेदक कीड़ा है, हाँ सर, और मेरी फसलों को बर्बाद कर रहा है, हाँ सर। क्या मेरी फसलें अगर बर्बाद हो रही है तो नुकसान फसलों के साथ साथ मुझे नहीं हो रहा? मुझे नुकसान नहीं हो रहा? हाँ सर। भाई उसी से ही तो मैं पैसे कमाऊंगा। मेरा जो पैसा लगा था, बीज लेकर आया, पानी दिया, सब कुछ, वो बर्बाद नहीं हो गया? हाँ। मुझे नुकसान नहीं हो गया? हाँ सर। तो कीड़े जो हैं सीधा हमको नुकसान पहुंचा दे जैसे मच्छर, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमको नुकसान पहुंचा दे जैसे मच्छर, या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हमको नुकसान पहुंचा दे। कैसे? हमारी फसलों को खराब कर दे। हमें नुकसान होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। तो जरा सोचिए, क्या कीट एक प्रकार के पीड़क है या नहीं है? हाँ सर।
कीड़े जो हैं हमारे लिए पीड़ा पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर, पीड़ा पैदा कर रहे हैं। दंडना दंडन, समझ में आ गई चीज? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें आगे, पक्का आगे बढ़ते हैं। कीट जो हैं हमें क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके सर, और सर और क्या हो सकते हैं? ध्यान से देखिए, चूहा, सिंपल चूहे की बात कर रहा हूं। चूहा, वैसे तो ये स्तनधारी है, इसको रोडेंट बोला जाता है। रोडेंट, रोडेंट, चूहे। क्या चूहे हमारी फसलों को खा जाते हैं? अगर आप किसान परिवार से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, जब हमारी फसलें कट कटा जाती हैं तो बोरियों में, जैसे सरसों की अगर मैं बात करूं तो सरसों को बोरियों में डाल देते हैं। हाँ सर, डाल देते। गेहूं को बोरियों में डाल देते हैं। हाँ डाल देते हैं। एक कमरे में रख देते हैं। हाँ रख देते हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसे कमरे में चूहे जाएं, आपकी फसलों को, आपकी कटी हुई फसल को बर्बाद कर दे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते ना। तो क्या चूहे हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ। तो क्या चूहे भी एक तरीके के पीड़क हैं हमारे लिए? यस सर, बिल्कुल पीड़क है। तो कुल मिलाकर ऐसे सारे जीव, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमें पीड़ा पहुंचाएं, जिससे हमें पीड़ा हो, मतलब हमें नुकसान हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं। जिनके अंतर्गत कीट भी आते हैं, जिनके अंतर्गत गोलकृमि भी आते हैं, जिनके अंतर्गत गोलकृमि भी आते हैं, जो इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। गोलकृमि, अब सर ये गोलकृमि क्या होता है? अरे भैया याद करिए, आपने 11वीं कक्षा में चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? प्राणी जगत। प्राणी जगत में आपने संग पढ़े थे, जिसमें से कहीं एस के हेलमेन थी जाया था, गोलकृमि बोला था उनको। हाँ सर, एस के रेस याद आ रहा है? हाँ सर। तो दिमाग लगाइए, गोलकृमि हमें डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं। यस सर, हमारे अंदर चले गए, मान लो हमारे भोजन में थे या पानी में थे, हमारे अंदर चले गए, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो कुल मिलाकर वो सारे जीव जो हमें नुकसान पहुंचाएं, वो सारे जीव जो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें पीड़ा दे, उन सभी को हम किस श्रेणी में रखते हैं? पीड़कों की श्रेणी में रखते हैं। डन? क्लियर? चलें, तो सर हमें पीड़क का मतलब तो समझ में आ गया। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, कीट प्रतिरोधक फसलें। अब आप मुझे बताइएगा इस हेडिंग को देखकर, क्या कीट एक प्रकार के पीड़क हैं? सोचो, क्या कीड़े हमारे लिए, सारे के सारे नहीं, कुछ, क्या कुछ कीड़े, कुछ कीट, कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए पीड़क हैं? यस सर। तो हम ऐसी फसलों का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसी क्रॉप्स का निर्माण करना चाहते हैं जो प्रतिरोधकता दिखाएं, रेजिस्टेंस दिखाएं। किसके खिलाफ? एक प्रकार के पीड़क के खिलाफ। कौन से पीड़क के खिलाफ? कीटों के खिलाफ। अब आया मीनिंग समझ में? तो यहां पर दो हेडिंग बड़ा कंफ्यूज करती हैं, एक कीट प्रतिरोधक फसलें और एक पीड़क प्रतिरोधक फसलें। पीड़क प्रतिरोधक फसलों का मतलब ऐसी फसलें जो पीड़कों के खिलाफ कार्य करेंगी। अब वो पीड़क अगर कीट होंगे तो ऐसी फसलों को हम क्या बोलेंगे? कीट प्रतिरोधक फसलें। ऐसी फसलें जो चूहों के खिलाफ कार्य करेंगी, रोडेंट रेजिस्टेंस प्लांट कहलाएंगी। ऐसी फसलें जो गोलकृमि के खिलाफ कार्य करेंगी, गोलकृमि प्रतिरोधक फसलें। तो ऐसी सारी की सारी फसलें, सारी की सारी किस श्रेणी में आएंगी? पीड़क प्रतिरोधक फसलों के अंतर्गत आएंगी। एक और तरीके से सुनो, समझो, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। देखो बेटा, आपको स्तनधारी वर्ड याद है? मैमल्स याद है? क्या सिर्फ हम ही स्तनधारी हैं? नहीं सर, चूहा जो है वो भी स्तनधारी, बिल्ली जो है वो भी स्तनधारी, पक्षी स्तनधारी नहीं है ना? या मैं इसको एक दूसरे तरीके से पूछता हूं, कशेरुकी वर्ड याद है? कशेरुकी, कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स। हाँ, हम कशेरुकी हैं? हाँ जी सर।
पक्षी कशेरुकी है? हाँ जी सर। उभयचर कशेरुकी है? हाँ जी सर। सरीसृप कशेरुकी है? हाँ जी सर। मछलियां कशेरुकी हैं? हाँ जी सर। तो ये सारे के सारे हैं तो कशेरुकी, लेकिन इनमें कुछ विभिन्नताएं हैं। बस उसी तरीके से ऐसी फसलें जो कीटों के खिलाफ कार्य करेंगी, कीट प्रतिरोधक फसलें। ऐसी फसलें जो चूहों के खिलाफ कार्य करेंगी, रोडेंट प्रतिरोधक फसलें। ऐसी फसलें जो गोलकृमि के खिलाफ कार्य करेंगी, गोलकृमि प्रतिरोधक फसलें। इन सारी फसलों को किस श्रेणी में रखूंगा? पीड़क प्रतिरोधक फसलों के अंतर्गत रखूंगा, क्योंकि ये सारी फसलें एक तरीके से किसके खिलाफ कार्य कर रही हैं? ये कीट, चूहा, गोलकृमि, ये सारे क्या हैं? पीड़क हैं कि नहीं है? अब आगे समझ चले तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कीट प्रतिरोधक फसलें, यानी ऐसी फसलें जो हमने बनाई हैं, जानबूझकर बनाई हैं कीटों से बचने के लिए। ऐसी फसलें क्या कहलाएंगी? कीट प्रतिरोधक फसलें। सर इनका उदाहरण, द बेस्ट उदाहरण इज बीटी कपास। कौन सी कपास? बीटी कपास। अब वो चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं नीट में, ठीक है, इससे प्रश्न बनते हैं नीट में, हर साल बनते हैं, हर साल। तो ध्यान से सुनिएगा बांगड़ू, बीटी कपास का एक एक बिंदु आपको याद होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आज में याद होना चाहिए। तो बीटी कपास पढ़ने वाले हैं, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु बीटी कपास में, सबसे पहला बिंदु याद रखना, भूल मत जाना, भारत में सबसे पहली आयात की गई, लाई गई आनुवांशिक रूपांतरित फसल, भारत में सबसे पहले जो फसल लाई गई विदेशों से, जिसमें हमने जेनेटिकल चेंजेस किए, आनुवांशिक रूपांतरण किए, वो कौन थी? बीटी कपास थी। पहला बिंदु, प्रथम आनुवंशिक रूपांतरित फसल जिसे भारत में लाया गया था, कौन सी थी बेटा जी? याद रखना, बीटी कपास थी। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा बिंदु, क्या सर ये बीटी कपास पहली आनुवांशिक रूपांतरित फसल थी? नहीं। देखिए, दो अलग अलग चीज है। क्या कि सबसे पहली फसल जिसके अंदर आपने आनुवांशिक परिवर्तन किए वो कौन थी? तो याद रखना, प्रथम आनुवंशिक रूपांतरित फसल जो थी वो किसकी थी बेटा? याद रखना, तंबाकू की। तो इस दो पॉइंट में मेरे ख्याल से लिखने के बाद में आपको एक चीज तो समझ में आ गई। सुन ध्यान से, मान लो मैं तंबाकू का पेड़ हूं, ओके सर। सबसे पहला जेनेटिकल चेंज जो किया गया था, आनुवांशिक परिवर्तन जो किया गया था, वो कौन सी फसल में किया था? तो याद रखना, वो किस में किया था? तंबाकू में किया था, ओके सर। उसके बाद और ढेर सारी फसलों में किया गया, फर्स्ट किस में किया था? तंबाकू में किया था। यानी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले लाभकारी जीन्स डालकर एक आनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाई थी, वो कौन किसकी बनाई थी? तंबाकू की। डन, इतनी सी बात क्लियर है? तंबाकू के बाद ढेर सारी फसलों में आनुवांशिक परिवर्तन किए, है ना? गेहूं में भी किए, धान में भी किए, मक्के में भी किए, कईयों में किए, जिसमें से कपास में भी किए गए। ठीक है सर। अब बात यह आ रही है कि ठीक है सर, विदेशों में किए गए थे, इंडिया में नहीं किए गए थे। पहले विदेशों में किए गए थे, क्योंकि रिसर्च जो है ज्यादा से ज्यादा कहां पर होती है? विदेशों में होती है, क्योंकि वहां पर साइंटिस्ट जो हैं
या मैं बोलूंगा वहां पर टेक्नोलॉजी जो होती है वो थोड़ी सी हाई होती है इंडिया के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो सर थोड़ा सा टॉपिक से साइड में भटकते हुए वापस से टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली फसल जिसमें जेनेटिकल चेंज किए थे वो कौन सी थी सर? तंबाकू की थी। उसके बाद कई फसलों में किए जिसमें से कपास में भी किए गए थे। ठीक है, लेकिन विदेशों से भारत में कौन सी लाई गई थी पहली फसल? बात ये आ रही कि विदेशों में कई आनुवांशिक रूपांतरित फसलें बना दी वैज्ञानिकों ने, वहां से भारत में सबसे पहली फसल जो आनुवांशिक रूपांतरित थी, जेनेटिकल मॉडिफाई थी, वो कौन सी भारत में सबसे पहले लाई गई? शायद मैंने आयात निर्यात वर्ड बोल दिया होगा। लाई गई, सिंपल, लाई गई। कौन सी लाई गई थी? बीटी कपास लाई गई थी, याद रखना। तो प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फसल जिसे भारत में लाया गया था वो कौन सी थी बेटा? बीटी कपास थी, याद रखना। और सबसे पहली आनुवांशिक रूपांतरित फसल कौन सी थी? तंबाकू थी। डन, क्लियर है? चलें आगे। ठीक है सर, ये दो बिंदु समझ में आ गए। वापस से बीटी कपास पर आते हैं। चल अब आते हैं बीटी कपास की बात करते हैं। अब बीटी कपास में सबसे पहला बिंदु आ रहा है, सर ये बीटी क्या है? सर ये बीटी है क्या? व्हाट इज दिस बीटी? है ना, ध्यान से सुनना बेटा। बीटी जो है वो एक जीवाणु का नाम है, एक जीवाणु का नाम है जिसका नाम है, याद रखना, बेसिलस thuringiensis। अंग्रेजी में ही नाम याद रखिएगा, BACILLUS, बेसिलस थुरिन, THURIN, thuringiensis, GENSIS, बेसिलस thuringiensis। ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट में बोल दिया BT। ठीक है, thuringiensis में ये T और बेसिलस का B, तो शॉर्ट में हमने बोल दिया क्या? BT। तो BT वर्ड किसको बता रहा है? एक जीवाणु को बता रहा है। ओके सर। अब सर इस जीवाणु का कपास से क्या लेना देना? मैंने कहा अभी बताऊंगा, पहले हम इस जीवाणु की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, ये है एक जीवाणु, मान लेते हैं ये एक जीवाणु है। ठीक है, और ये जो जीवाणु जो है, ये जो जीवाणु जो है, इसी को ही हम बोल रहे हैं क्या दोस्त? ये बेसिलस thuringiensis मान। ओके, अब इस बेसिलस thuringiensis पे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? उन्होंने बताया वैज्ञानिकों ने कि ये जो जीवाणु जो है ना, इस जीवाणु में जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा है। अब आप जानते हैं ये जीवाणु है, तो जीवाणु के अंदर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है प्रोकैरियोट है ना, तो केंद्रक तो मिलेगा नहीं। तो ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो है, ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ में एक जीन है। ध्यान से सुनना, एक जीन है, एक जीन है, ध्यान से सुनना। ये जीवाणु, इसका ये आनुवांशिक पदार्थ, इस आनुवांशिक पदार्थ में एक जीन है। वो जीन जो एक उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है? देखना, इस तरीके से कुछ प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोला भाई साहब? ये जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने इस बेसिलस thuringiensis जीवाणु का अध्ययन किया और पता लगाया इस बेसिलस thuringiensis जीवाणु के अंदर एक जीन है। वो जीन क्या बना रहा है? कुछ प्रोटीन बना रहा है। ओके, अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? रवे। रवे, रवे नहीं सुना? चलो, ये वर्ड सुना है? क्रिस्टल। हाँ सर, ये सुना है। अरे भाई साहब, मैंने बोला मान लो ये इस तरीके से धागे रूपी प्रोटीन मिल रहे हैं, धागे के समान। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये प्रोटीन के रवे कहलाएंगे, क्रिस्टल्स कहलाएंगे। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स किसके क्रिस्टल्स? प्रोटीन के क्रिस्टल्स। ठीक है, तो यहां पर
वैज्ञानिकों ने स्टडी करी और पता लगाया कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर एक जीन है जो प्रोटीन के क्या बना रहा है, बहुत रवे बना रहा है, क्रिस्टल्स बना रहा है। ओके सर, शॉर्ट में ध्यान से सुनना, शॉर्ट में इन क्रिस्टल प्रोटीन को, रवेदार प्रोटीन को शॉर्ट में बोला गया CRY प्रोटीन। आराम से समझना, पूरी चीज समझ में आएगी, बस आप ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं ताकि वो चीज दिमाग में बैठे। मैं हूं वैज्ञानिक, मैंने किसका अध्ययन किया, इस जीवाणु का अध्ययन किया, किसका, बेसिलस थुरिंजिएंसिस का। इसमें मुझे पता लगा कि इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु के अंदर क्या मिल रहा है, जीन मिल रहा है। वो जीन जो क्या उत्पन्न कर रहा है सर, प्रोटीन उत्पन्न कर रहा है। प्रोटीन के क्या बन रहे हैं सर, रवे बन रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, धागे रूपी इस तरीके से क्रिस्टल्स बन रहे हैं। हमने उनको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, क्राई प्रोटीन। कई बच्चे पूछते सर ये क्राई क्या है, तो क्राई वर्ड कहां से आया, यहां से, CRY। तो ऐसे प्रोटीन जो क्रिस्टल के रूप में है, ऐसे प्रोटीन जो रवों के रूप में, रवेदार हैं, इस तरीके से जो बन रहे, धागे रूपी बन रहे हैं, उनको हमने बोला क्रिस्टल प्रोटीन। तो अब जरा सोचिए, वो जीन जो ये रवेदार प्रोटीन बनाएगा, वो जीन जो ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, वो जीन जो ये क्राई प्रोटीन बनाएगा, क्या मैं उस जीन को क्राई जीन बोल दूं? सोचो, बोल सकता हूं? दिमाग लगाए, इतनी सी बात पल्ले पड़ गई, दिमाग में फिट हो गई, क्लियर है? फिर से बोलूं, फिर से सुन, अरे 5वीं बार समझ में आएगा, 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं। मैं हूं एक वैज्ञानिक और मैं इस जीवाणु पर अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। मैंने देखा इस जीवाणु के अंदर कुछ जीन हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं और वो प्रोटीन रवों के रूप में है, क्रिस्टल के रूप में है। मैंने नाम दे दिया उन प्रोटीन को, क्या, क्रिस्टल प्रोटीन। अब क्रिस्टल पूरा ना बोलकर मैंने क्या लिख दिया, क्राई प्रोटीन। क्राई शॉर्ट फॉर्म में लिखा, क्रिस्टल पूरा लिखने से बेटर है हमने CRY वर्ड पहला यूज में ले लिया। CRY क्रिस्टल प्रोटीन बना रहे थे, ऐसे जीन को मैंने बोल दिया क्रिस्टल जीन, यानी क्राई जीन। क्रिस्टल जीन यानी वो जीन जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाएंगे, रवेदार प्रोटीन बनाएंगे, उनको हमने बोल दिया क्राई जीन। डन, क्लियर? तो क्राई जीन वो जो क्राई प्रोटीन बनाएंगे, पूरा बोले, क्रिस्टल जीन वो जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाएंगे। डन, ओके सर। अब आगे, अब ध्यान से सुनो, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ना, यानी ये जो क्राई प्रोटीन जो यहां पर बन रहे हैं, ये होते हैं निष्क्रिय। कैसे होते हैं ये सर? ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब इनएक्टिव होते हैं, काम नहीं करते हैं। तो फिर क्या कार्य सर? अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनका फिर फायदा क्या है? मैंने कहा रोको, अब बता रहा हूं। नॉर्मली ये जो प्रोटीन जो होते हैं ना, ये क्रिस्टल प्रोटीन, ये निष्क्रिय रहते हैं। ओके सर, अब आगे, अब इधर देखें। अब मान लेते हैं एक कीड़ा है, मान लेते हैं एक कीड़ा कोई शेप है यहां पर कीड़े की? नहीं है, चलो ऐसे ही दिखा लेते हैं। मान लो ये एक कीड़ा है, जस्ट इमेजिन ये एक कीड़ा है, कीट है, ये कीट का शरीर है। सिर्फ सुनना, समझना, ये एक कीड़े का शरीर है। ओके सही। अब जरा सोचिए, कीटों के शरीर के अंदर आंत होती है, आंत, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं, होती है? बिल्कुल होती है सर। आपके अंदर आंत है? सोचिए, आपने नाम सुना हो ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, इतनी सी बात तो जानते हैं ना? हाँ सर, 10वीं कक्षा में आ जाती है। हमारे अंदर आंतें होती है, हाँ सर, जहां पर क्या होता है सर? पाचन होता है ना। तो मान लीजिए इस कीट के अंदर इतना सा भाग जो है वो आंत है।
ये इसकी आंत है। किसकी आंत है? कीट की आंत है। अब इतना तो पता है ना, आंत कहां से स्टार्ट होती है? सर मुख से। ये मुख होएगा जहां से भोजन आएगा, और कहां पर खत्म हो जाएगी ये भी आप जानते हैं सर, गुदा में। ठीक है सर, ये मुख हो गया, ये गुदा हो गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक शरीर है तो उस शरीर के अंदर आंत है। कीट का शरीर, कीट के शरीर के अंदर उसकी आंत। अब यहां पर क्या है? अंग है कि नहीं? हाँ सर। यहां पर क्या होंगे? अंग होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है जनाब, चलो जी बढ़े आगे। ठीक है सर, यहां पर अंग है। हाँ सर, यहां पर मान लेते हैं ये इस तरीके से अंग है, और साथ साथ द्रव्य भी होता है। शरीर द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, शरीर के अंदर जो द्रव्य होता है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है। ठीक, ओके सर। अब मैंने आपसे बोला इस कीट ने ये जीवाणु खा लिया। सर कैसे खा लिया? मान लेते हैं ये जीवाणु जो था किसी पेड़ पर था। जस्ट इमेजिन, एक पेड़ है, उस पेड़ पर ये जीवाणु था, लगा हुआ था, या उसकी मूल के आसपास था, जड़ों के आसपास था, या तने पर था। जस्ट सोचो, मैं एक पेड़ हूं, मेरा तना जो है, उस तने पर ये जीवाणु है। हाँ, अब कोई कीड़ा आया और तने को खा रहा है, खाया, तो तने के साथ साथ उसके अंदर क्या चला गया? सर ये जीवाणु चला गया। फाइनली उसकी आंत में कौन आ गया? दिमाग लगाइए सर, उसकी आंत में वो जीवाणु आ गया। यही था जीवाणु? हाँ सर, यही था ना जीवाणु? हाँ सर, ये जीवाणु इस रंग से दिखाया मैंने, बैंगनी कलर से, ये बैंगनी कलर का जीवाणु अंदर आ गया। चलो सर, अरे कौन आ गया ये? सर ये जीवाणु आ गया। अब इस जीवाणु के अंदर जरा इमेजिन करिए, इस जीवाणु के अंदर कौन से प्रोटीन है? सर क्रिस्टल प्रोटीन है जो निष्क्रिय थे। हाँ सर, ये लो जनाब, ये मान लेते हैं ये रवेदार प्रोटीन है जो इस जीवाणु में थे। यही दिखाया ना मैंने, देखते इस जीवाणु के अंदर ये रवेदार प्रोटीन थे। हाँ थे, लेकिन कैसे थे? निष्क्रिय थे, काम नहीं कर रहे थे। ठीक है सर, ये रवेदार प्रोटीन इस जीवाणु के अंदर है। हाँ सर है। अब आगे, अब आप मुझे बताएंगे, ये जीवाणु अगर इस कीट की आहार नाल, आंत को हम क्या बोलते हैं? आंत को हम क्या बोलते हैं? सर आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल या आहार नलिका बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर आ गया ना ये जीवाणु? हाँ सर आ गया। बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार से समझ में आ रही है ना चीज? आ गया ना? कौन आ गया? सर ये जीवाणु आ गया। कैसे आ गया? बता दिया ना कि मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ के तने पर ये जीवाणु लगा हुआ था, कीड़ा आया, कीड़े ने खाया, तने को खाया, तो तने के साथ साथ उसके अंदर क्या चला गया? सर ये जीवाणु चला गया। जीवाणु उसकी कहां पर चला गया? आंत में चला गया। अब आंत में जाकर क्या होता है? सोचो, आंत में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? सर पाचन होता है। पाचन का मतलब चीजों को तोड़ फोड़ देना, है ना? तो भाई साहब इस जीवाणु का पाचन होएगा? यस सर पाचन होएगा। और जब इसका पाचन होएगा तो ये जीवाणु टूट टाट जाएगा। हाँ टूट जाएगा, और इसके ये प्रोटीन इस आंत में आ जाएंगे। सोचो ये प्रोटीन, इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देते हम। क्या ये प्रोटीन आंत में आ जाएंगे? हाँ सर। फिर से बोलूं, फिर से सुन, ये कीट का शरीर, इस कीट के शरीर में आहार नाल, इस कीट के शरीर में कौन आ गए? जीवाणु आ गया। कैसे आया? ये कीट ने कोई पेड़ का कोई भाग खाया जिस पर ये जीवाणु लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कीड़े के अंदर आ गया। कीड़े के अंदर इस जीवाणु का जब पाचन होएगा, इस जीवाणु को तोड़ ताड़ दिया जाएगा, तो इसके प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन जो थे, जो निष्क्रिय थे, क्या इसकी आंत में आ गए? हाँ आ गए। अब आएगा मजा। अब ये कौन है? सर ये क्रिस्टल प्रोटीन है। कौन है दोस्त? ये क्राई प्रोटीन है।
अभी तक मैंने आपको बोला ये क्रिस्टल प्रोटीन जो होते हैं किस रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं, काम नहीं करते हैं, ना इसके अंदर कर रहे थे, जीवाणु के अंदर कोई काम नहीं कर रहे। तो सर ये कब सक्रिय होते हैं, कब काम करते हैं? अगर इन क्रिस्टल प्रोटीन को मिल गया क्षारीय माध्यम। क्या बोला मैंने? अगर इन क्रिस्टल प्रोटीन को मिल गया क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, तो दोस्त ये क्रिस्टल प्रोटीन उस क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। अभी तक कैसे थे? निष्क्रिय थे। हाँ, जैसे ही आंत में आए और अगर आंत में कैसा वातावरण मिल गया? क्षारीय, तो क्या हो जाएंगे? सक्रिय। ठीक है सर, सक्रिय होकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैंने कहा वो सक्रिय होकर क्या करेंगे उसको जानने से पहले याद रखना, ये कीट की आंत में जो मध्य भाग होता है ना, इधर देखना, ये वाला जो मध्य भाग है, जरा सोचिए, आंत है, अग्र आंत, मध्य आंत, पश्च आंत, 3 भागों में बांट दिया। आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल, बीच में और लास्ट में। याद रखना कीटों के अंदर ये जो बीच वाला भाग जो होता है ना आंत का, ये जो बीच वाला भाग जो है आंत का, ये जो बीच वाला भाग है जिसको हम क्या बोलेंगे? मध्य आंत। मध्य आंत। इस मध्य आंत में होता है क्षारीय माध्यम। तो अब आप पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये जो क्रिस्टल प्रोटीन जो हैं, क्या इन क्रिस्टल प्रोटीन को मध्य आंत में अगर क्षारीय माध्यम मिलेगा तो आप मुझे बताएं, क्या ये एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे? हाँ सर। यानी कीड़ों के अंदर ये क्रिस्टल प्रोटीन जब आ गए तो ये एक्टिवेट कब होंगे, सक्रिय कब होंगे? मध्य आंत में होंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर है क्षारीय माध्यम और क्रिस्टल प्रोटीन क्षारीय माध्यम में एक्टिव हो जाते हैं। ओके सर, डन डन डन, समझ में आ गया। अब फाइनली ये बताइए ना सर, ये सक्रिय होकर करेंगे क्या? तो दोस्त याद रखना, ये सक्रिय होकर, एक्टिव होकर आंतों की दीवार में, किसमें? ये जो आंत है ना, इस आंत की दीवार में कर देंगे छेद। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, अगर आंतों में छेद हो गया, आंतों में छेद हो गया, मतलब यूं मान के चल लीजिए, हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा, ये दीवार है, इस हथौड़े से मैं दीवार को तोड़ रहा हूं, तो क्या दीवार के अंदर छेद हो जाएगा? हाँ। बस उसी तरीके से ये जो क्रिस्टल प्रोटीन जो है, जब ये सक्रिय हो जाते हैं ना, तो ये जो आंत की दीवार जो है, वॉल जो है, किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की, आहार नाल की, आंत की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उसमें छेद कर देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कहां? अंदर घुस जाएंगे, छेद करके, इस तरीके से छेद करके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। छेद कर दिया, छेद करके अंदर आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इन क्रिस्टल प्रोटीन ने सक्रिय होकर दीवार जो थी, आंत की दीवार है, उसमें अगर छेद कर दिया और बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं पोषण प्राप्त करने के लिए, या मैं बोलूंगा कुछ कार्य करने के लिए, जो भी इनका कार्य है, कुल मिलाकर ये छेद करके बॉडी के अंदर घुस रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर इन दीवार में छेद हो गए, इस दीवार में छेद हो गए, बड़े बड़े छेद हो गए, छोटे छोटे छेद हो गए, तो छोटे छोटे और बड़े बड़े छेदों से क्या ये शरीर का द्रव्य, क्या ये अंग इस आंत में अंदर यहां आने की कोशिश करेंगे? हाँ। और अगर ये अंग
बड़े बड़े छेदों से अंग बाहर आएंगे? हाँ सर आ जाएंगे। दिमाग लगाइए, अगर शरीर का द्रव्य, शरीर के अंग इस तरीके से अगर बाहर आ जाए तो क्या वो कीट जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अरे जरा सोचिए, मेरी आंतों में अगर छेद हो जाए तो मेरे शरीर के अंदर जो द्रव्य है वो बाहर नहीं आ जाएगा गुदा से? हाँ सर आ जाएगा। मर नहीं जाऊंगा? मर जाऊंगा। तो ये कीट नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। तो ये पूरी कहानी, ये कंसेप्ट जो था समझ में आ गया? क्लियर है? दंडना दंडन। अब इसके बाद क्या सही? अब उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस पर अध्ययन किया, ये पता लगाया कि भाई साहब इस जीवाणु के अंदर वो जीन जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाते हैं, वो क्रिस्टल प्रोटीन जो कीटों की आंत में जाते हैं, मध्य आंत में जब उनको क्षारीय माध्यम मिलता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं और आंतों में छेद कर देते हैं, आंतों में छेद कर देते हैं। जब वैज्ञानिकों को ये चीज पता लगी ना, तो वैज्ञानिकों ने पता है क्या किया? उन्होंने इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस से क्या निकाले? वो जीन निकाले। क्या वैज्ञानिकों ने क्या किया बेटा? बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ये जो जीवाणु जो था, इससे क्राइजीन निकाल लिए? हाँ सर निकाल लिए। अब क्या किया इन क्राइजीन को निकालकर? इन क्राइजीन को निकालकर उन्होंने, ध्यान से सुनना, उन्होंने इन क्राइजीन को निकालकर पादपों में स्थानांतरित किया। सर कौन से पादप में किया? कपास में किया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि ये जो जीवाणु जो था ना, इससे ये क्राइजीन निकाले। कौन से? ये वाले जीन क्राइजीन जो क्या बना रहे थे? क्रिस्टल प्रोटीन बना रहे थे। ये क्राइजीन निकाले और पेड़ों के अंदर डाल दिए। कौन से पेड़ में डाल दिए? कपास में डाल दिए। अब आप मुझे बताएं, कपास के अंदर अगर वो जीन आ जाए तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कपास आनुवांशिक रूपांतरित है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है? बोलूंगा ना। तो ऐसी आनुवांशिक रूपांतरित कपास को हमने नाम दिया क्या? बीटी कपास। ओके सर, मुझे पता है ढेर सारे प्रश्न होंगे दिमाग में, सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। पहले सुनना, कपास के अंदर हमने क्राइजीन डाल दिया। हाँ, ऐसी कपास को हमने क्या नाम दिया? बीटी कपास। यानी वो कपास जिसके अंदर बेसिलस थुरिंजिएंसिस के क्राइजीन डाल दिए, ऐसी कपास को हमने क्या बोला? बीटी कपास। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सर ये जो बीटी कपास जो है, ये बीटी कपास ये है क्या? ये चीज क्लियर आ गई कि ऐसी कपास जिसके अंदर बेसिलस थुरिंजिएंसिस के क्राइजीन डाल दिए गए हैं। ओके डन। अब आगे क्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे, बीटी कपास जो है, बीटी कपास जो है, क्या उस बीटी कपास में क्राइजीन है? हाँ सर। बीटी कपास में कौन है? क्राइजीन है। हाँ, और बीटी कपास के अंदर ये क्राइजीन क्या बना रहा होगा? क्राई प्रोटीन बना रहा है। बना रहा है। अरे भाई, ये मान लो ये हमारा कपास का पेड़ है, ठीक? ओके, ठीक है, डन। कोई तकलीफ तो नहीं थी, समझ में आ गया? या मैं इसको इस तरीके से भी बताता हूं। इधर देखो, मैंने बोला कपास का जो बीज जो है, उस बीज के अंदर मान लो युग्मनज जो था, युग्मनज एक कोशिका है। हाँ सर। युग्मनज कौन होता है सर? एक कोशिका होती है ना? कपास का जो बीज जो बनने वाला है, याद आ रहा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, याद आ रहा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान युग्मनज बनता है, और वो युग्मनज किस में होता है? बीज में होता है।
तो मैंने बोला कपास का जो बीज जो बनने वाला है, जिसके अंदर जो युग्मनज जो एक कोशिका थी, ठीक, उस कोशिका के अंदर केंद्रक है। मैंने इस केंद्रक के अंदर डाल दिया क्या, क्राई जीन। सर कैसे डाल दिया? मैंने इस क्राई जीन को वाहक के साथ जोड़ा। सर कौन सा वाहक? याद कर, वो वाला टीआई प्लाज्मिड वाला। क्या करेगा ये? दिमाग लगा। इस टीआई प्लाज्मिड वाहक के साथ मैंने क्राई जीन को जोड़ दिया। ये वाहक क्या करता था सर? हमारे ऐच्छिक या वांछित जीन को मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ ले जाकर जोड़ देता है। जोड़ दिया, लो साहब, हमारा क्राई जीन इस युग्मनज के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ गया। हाँ, जुड़ गया। अब ये युग्मनज आगे विभाजन करेगा, बीज बनेगा, है ना। बीज के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं, उन सभी कोशिकाओं के अंदर क्राई जीन है। हाँ, ये बीज अंकुरित होएगा, अंकुरित होकर क्या बनाएगा सर? बीज अंकुरित होकर पादप बनाएगा। मैंने कहा हाँ, उस पादप की प्रत्येक कोशिका में, ध्यान से सुनना, उस पादप की प्रत्येक कोशिका में, इमेजिन करो, उस पादप की प्रत्येक कोशिका में क्या क्राई जीन है कि नहीं है? हाँ सर, क्राई जीन है ना। और वो क्राई जीन क्या बना रहा है सर? इन कोशिकाओं के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन बना रहा है। मैंने कहा हाँ, बना रहा है। और वो क्रिस्टल प्रोटीन निष्क्रिय है कि सक्रिय है? निष्क्रिय है। कब सक्रिय होंगे? जब उनको क्षारीय माध्यम मिलेगा। और कहां पर मिलता है? आंत में मिलता है। पेड़ में तो आंत है नहीं, इस पेड़ में आंत तो है नहीं, क्षारीय माध्यम मिलेगा नहीं, तो ये कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। हाँ है। डन। ऐसी कपास को मैंने क्या बोला सर? बीटी कपास बोला। ये कौन सी कपास थी सर? ये बीटी कपास का पेड़ है। ये बीटी कपास का पेड़ जिसके बीज जो भी बनने वाला था, उसके युग्मनज में हमने क्राई जीन डाल दिया। फिर से सुन, ये एक युग्मनज, एक कोशिका कपास की युग्मनज है ये, जिसके अंदर मैंने क्राई जीन डाल दिया। वाहक की सहायता से एक ऐसा वाहक जो हमारे वांछित जीन को मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये क्राई जीन अभिव्यक्त होएगा। क्या बनाएगा? क्राई प्रोटीन बनाएगा, जो कैसे होंगे? निष्क्रिय होंगे। अब ये युग्मनज विभाजन करेगा तो इससे आगे जितनी भी कोशिकाएं होंगी, सभी कोशिकाओं के अंदर क्राई जीन होएगा। हाँ। बीज बनेगा। हाँ। बीज से पादप बनेगा। हाँ। इस पादप की हर कोशिका में क्राई जीन है। हाँ। क्राई जीन क्या बना रहा है? क्राई प्रोटीन। हाँ, जो कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, क्योंकि आंत तो है नहीं, तो क्षारीय माध्यम मिलेगा नहीं, तो कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। अब आप मुझे बताएं, ऐसे कपास को हमने क्या बोला? बीटी कपास। और इस बीटी कपास को खाने आया मान लो कोई कीड़ा आया। हाँ सर। अब आप मुझे बताएं, वो कीड़ा जो इसको खाने आया, इस कपास के अगर वो तने को खाएगा तो तने की कोशिकाएं इस कीड़े के अंदर जाएंगी। हाँ सर। कीड़े के अंदर तने की कोशिकाएं जाएंगी। हाँ सर, जाएंगी। अब की बार जीवाणु नहीं, अब की बार कौन गई? कोशिका। किसकी? कपास की गई। कोशिका का क्या होएगा? पाचन। क्या निकलेगा? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन को क्या मिलेगा? क्षारीय माध्यम। क्या हो जाएगा? सक्रिय। क्या हो जाएगा? छेद कर देगा। क्या हो जाएंगे? सारा द्रव्य बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कीड़ा मर जाएगा। बताइए, क्या इस कंडीशन में क्या ये कीड़ा मर जाएगा? मर जाएगा ना। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मुझे कीटनाशक छिड़कने की जरूरत है, या ये स्वयं ये पादप एक कीटनाशी की तरह कार्य कर रहा है? सर, स्वयं ये पादप एक कीटनाशी की तरह कार्य कर रहा है। ये था पूरा कंसेप्ट आपके बीटी कपास का। आई होप यहां तक की पूरी कहानी आपको बीटी कपास की समझ में आ गई होगी। अब मुझे पता है आपका प्रश्न क्या होएगा। मुझे पता है, क्योंकि कई सालों से ये प्रश्न कई बच्चे दोहराते हैं, और मुझे आइडिया है कि आप में से कुछ बच्चों के ये प्रश्न होंगे डेफिनेटली। सर अगर ये क्राई प्रोटीन हमारे अंदर चला गया तो क्या हमें नुकसान पहुंचाएगा? यस,
हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दोस्त सोचो, क्या हम कपास खाते हैं? दिमाग लगाओ, क्या हम कपास खाते हैं? नहीं ना। हम कपास खाते हैं कि कीड़ा कपास खा रहा था, कीड़ा खा रहा था तो उसको नुकसान हो रहा है। समझ में आया? एक तो ये कंसेप्ट समझ में आया। दूसरा, एक और चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये, बेटा ये जो क्राई जीन है एक ही नहीं है, ये क्राई जीन भी अलग अलग प्रकार के हैं। सुनिएगा, क्राई जीन के भी अलग अलग प्रकार हैं। क्राई जीन जो है ना, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे स्टार बना रहा हूं, और एक नहीं 5 स्टार बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां से नीट में प्रश्न आए हैं। क्राई जीन के प्रकार जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? ध्यान से सुनो। फर्स्ट, क्राई फर्स्ट एसी और तथा सेकंड एबी। क्या सर? ये बेटा नाम है। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। आपने सिंपल बोला क्राई जीन जो है क्या सिर्फ एक ही प्रकार का होता है? एक ही प्रकार के कीड़े को मारेगा? नहीं, अलग अलग प्रकार के क्राई जीन अलग अलग प्रकार के कीड़ों को मारने का कार्य करते हैं। जैसे क्राई फर्स्ट एसी, ये एक प्रकार है क्राई जीन का। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, इनसे जो क्राई प्रोटीन बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो दोनों जीन जो हैं, इन दोनों जीन से जो क्राई प्रोटीन बन रहा है ना दोस्त, वो क्राई प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ किसको मार रहा है? कॉटन बॉल वॉर्म। सर ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मुकुल कृमि। देखो यहां पर लिखा होगा मुकुल कृमि, लिखा हुआ हाँ, मुकुल कृमि। लिख देता हूं, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं मुकुल कृमि। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा वापस से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाऊंगा। ध्यान से समझ। पहले तो सोचिए, कृमि का मतलब समझ में आता है? चपटे कृमि, गोल कृमि, याद आ रहे? हाँ सर, याद आ रहे हैं? हाँ सर, कीड़ों के समान संरचना होती है। दिखाऊं? ये देख, ये है कॉटन बॉल वॉर्म। दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये कीड़े जैसी संरचना क्या है बेटा? ये कॉटन बॉल वॉर्म है, बॉल वॉर्म। डन? ओके। इसको बोलते हैं मुकुल कृमि। अंग्रेजी में क्या बोला सर? कॉटन बॉल वॉर्म बोला है। कॉटन बॉल वॉर्म, मुकुल कृमि, ऐसे कीड़ों के समान संरचना जो कॉटन को यानी कपास को नुकसान पहुंचा रही थी। देखिए, बॉल वॉर्म को हिंदी में बोलते हैं मुकुल कृमि। ऐसे बॉल वॉर्म, ऐसे कीड़े, ऐसे मुकुल कृमि जो कपास को, कॉटन को नुकसान पहुंचा रहे थे, पर्टिकुलरली उनको मारने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थी, क्राई प्रोटीन, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इन 2 जीन से मिल रही थी, किसी और क्राई जीन से नहीं मिल रही थी। यानी क्या? निश्चितता देखी तुमने? निश्चितता समझ में आई कि जरूरी नहीं है क्राई प्रोटीन, हर क्राई प्रोटीन हर किसी कीट को मार दे। नहीं,
क्राई प्रोटीन के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे हमने बोला क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। ये जो प्रोटीन बना रहे थे वो इन कीड़ों को मार रहे हैं। अब नीट में प्रश्न पता है क्या पूछा जाएगा आपसे, सीधा पूछ लिया जाएगा, मुकुल कृमि को मारने के लिए कौन से क्राई जीन उत्तरदायी हैं? 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपके इन दोनों में से या तो दोनों दे दिए या एक दे दिया, कुछ भी, किसी भी तरीके से। ठीक है, समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूं? इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नीट की दृष्टि से क्या याद रखना है, ये दोनों नाम कौन से क्राइजीन? फर्स्ट एसी, याद रखना। पहला, यू मान लीजिए एसी देखा ना, घरों में होते हैं एसी, गर्मियों में लगा लेते हैं, एसी लगाते हैं, हवा देते हैं ठंडी ठंडी। तो मान लीजिए आपके घर में जो पहला एसी लगा उसको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट एसी बोलोगे। हाँ, ऐसे ही याद रखना। तो क्राई फर्स्ट एसी, और इस फर्स्ट एसी के साथ याद रखना सेकंड एबी, भूल ना जाना। चाहे रट्टा लगाना है रट्टा लगाओ, चाहे कैसे भी याद करना है करो। फर्स्ट एसी सेकंड एबी, ये जो जीन जो है, इनसे जो प्रोटीन बन रहे हैं वो पर्टिकुलरली इस कीट को मारने के लिए बन रहे हैं, और किसी कीट को नहीं, इसके खिलाफ। अब दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, सर फर्स्ट एसी तो समझ में आ गया, ये सेकंड एबी लिख दिया, सेकंड एबी, फर्स्ट एबी कहां है? पूछेंगे ना, सर ये तो आपने सेकंड एबी लिख दिया, फर्स्ट एबी कहां है? तो लीजिए दूसरा उदाहरण, सेकंड एग्जांपल। पहला एग्जांपल 2 जीन एक साथ, दूसरा एग्जांपल क्राई फर्स्ट एबी। लो जी, अब पर्टिकुलरली क्राई फर्स्ट एबी जो है, इस क्राई फर्स्ट एबी जीन से जो क्राई प्रोटीन बन रहे हैं, वो क्राई प्रोटीन पर्टिकुलरली किसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं? मक्का छेदक के खिलाफ, मक्का छेदक के खिलाफ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्न बोरर। सर ये भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुझे बता, मुझे एक चीज बता। मैंने बोला कपास जो थी, कॉटन जो है ना, कपास, कॉटन यानी कपास जो है, कपास के ऊपर ये कीड़े लग रहे थे, कौन? मुकुल कृमि, जो इसको नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने कपास के अंदर कौन से जीन डाल दिए? ये दोनों में से कोई सा डाल दिया, या तो ये डाल दिया या ये डाल दिया। अब ये क्या बना रहे हैं? सर वो क्राई प्रोटीन बना रहे हैं जो पर्टिकुलरली इस कीड़े की आंत में जाकर इसको मार गिरा रहे हैं। यानी क्या ये निश्चित क्राई जीन निश्चित कीड़े को मार रहा है? हाँ सर, डन। अब हमने और अध्ययन किया, हमें पता लगा कि जो मक्का का पेड़ होता है ना, मक्के का पेड़, उस मक्के के पेड़ में, मक्के के दानों में ऐसे कीट जो मक्के के दानों में छेद कर देते, नुकसान पहुंचा देते, मैं उनको क्या बोलूंगा? मक्का छेदक बोलूंगा। हाँ, मक्का छेदक कौन है? वो कीट हैं, वो कीड़े हैं जो मक्के के दानों में छेद कर देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा देते, खा जाते हैं। तो हमने अध्ययन किया और पता लगाया कि जो पर्टिकुलरली मक्का छेदक जो होते हैं, इनको मारने के लिए जो क्राई प्रोटीन जो थे वो हमें इन जीन से नहीं मिल रहे थे, नहीं, वो हमें मिले इस जीन से। किससे? क्राई फर्स्ट एबी। यानी क्राई फर्स्ट एबी से जो प्रोटीन मिल रहे थे वो इस कीड़े को मारने का काम कर रहे थे। क्राई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी से जो मिल रहे थे प्रोटीन, वो मुकुल कृमि को मारने का काम कर रहे थे। तो प्रश्न कैसे आएगा सर नीट में? आपको सिंपल याद रखना है, ये दो इस कीड़े को मारते हैं, ये इस कीड़े को मारता है, बस इतना सा याद रखना है। ये है आपका बीटी कपास या बीटी मक्का या बीटी टमाटर, यानी जिस भी पेड़ में डालेंगे क्राइजीन। अब देखो ये क्राइजीन आप मक्के में डाल रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बीटी मक्का नहीं बोलूंगा, है? सोचो, ये क्राइजीन तुम किस में डाल रहे हो? मक्के में डाल रहे हो, मक्के छेदक को मारने के लिए। तो ऐसे मक्के को क्या बोलूंगा? बीटी मक्का। ये वाले क्राइजीन किस में डाल रहे हो? तुम कपास में डाल रहे हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बीटी कपास बोलूंगा। ऐसे तुम टमाटर में डालोगे तो क्या बोलूंगा? बीटी टमाटर बोलूंगा, बीटी गेहूं बोलूंगा, बीटी धान बोलूंगा। डन, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चले अब इन चीजों को एक बार
जो चीज लिखी हुई है एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं और आज इतना ही पढ़ेंगे। बीटी कपास पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया है, जरा जल्दी से देखिएगा। बीटी एक प्रकार का जीव विष है। विष, वो जो प्रोटीन थे ना, प्रोटीन, उनको हम विष बोलते हैं। विषैले विषैले रवे नहीं है, सोचो एक तरीके से कीड़ों के लिए विष नहीं है वो। सोचो कीड़ों को मार रहा है वो क्रिस्टल प्रोटीन, तो विषैले कण नहीं है। हाँ, किसके लिए? हमारे लिए कि कीड़ों के लिए? कीड़ों के लिए। तो बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो जीवाणु, जिसे बेसिलस थुरिंजिएंसिस संक्षेप में बीटी कहते हैं, से निर्मित होता है। यानी बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको हमने संक्षेप में बीटी बोला है, उससे एक विष मिलता है जो रवेदार प्रोटीन होता है, उनसे मिलता है। चलो जी, ठीक है। अब ये जो बीटी जीव विष है वो जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों को मार गिराने का कार्य कर रहा है। यानी आप उस जीवाणु से वो जीन लोगे जो उस जीव विष यानी क्रिस्टल प्रोटीन को बनाने का काम करने वाले वो जो जीन है, आप जीवाणु से लोगे, उसकी क्लोनिंग कराओगे और फिर उसको किस में डाल दोगे? पेड़ों में डाल दोगे, जिससे वो कीटों को क्या कर देंगे? मार देंगे। तो जिससे हम कीटनाशकों पर निर्भर नहीं होंगे, क्योंकि स्वयं पेड़ कैसे हो जाएंगे? कीटनाशी हो जाएंगे। ठीक है। बीटी कपास की अगर हम बात करें तो बेसिलस थुरिंजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन यानी अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं। लिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन, ये सर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के कीटों की क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। जैसे डिप्टेरन में मक्खी मच्छर आते हैं, लिडोप्टेरन में आपके ये कौन से? लिडोप्टेरन में आपके ये जो छेदक वेदक जो मैंने अभी वर्ड बोले थे वो आते हैं। तो 3 वर्ग याद रखना, वर्ड मत भूलना। लिडोप्टेरन, डिप्टेरन, कोलियोप्टेरन। डिप्टेरन में याद रखना मक्खी मच्छर को रखा जाता है। तो इन निश्चित जीवों के खिलाफ काम करने के लिए आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? क्राई जीन होंगे। ठीक है। बेसिलस थुरिंजिएंसिस अपनी वृद्धि विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करते हैं। यानी ये जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या बना रहे हैं? रवेदार प्रोटीन बना रहे हैं। उन्हीं को ही तो हमने क्या बोला है? विष बोला है। और यही रवों में विषाक्तता होती है, विषैलापन होता है, जो कीटनाशक होते हैं। यानी यही प्रोटीन विषैले प्रोटीन है, यही प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन में विषाक्तता है, विषैलापन है, टॉक्सिक है, जो कीटों को मारने का कार्य कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है। ये जो बीटी जीव विष जो होता है, यानी जो प्रोटीन है क्रिस्टल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, ये निष्क्रिय रूप में होता है। लेकिन जैसे ही कीटों के अंदर ये जाता है, कीट उसको खाता है, उसके अंदर ये विष जाता है, उसकी आंत में क्षारीय माध्यम जब मिलेगा, क्षारीय पीएच मिलेगा, तो वो उसमें घुल जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय होने के बाद मध्य आंत में जो कोशिकाएं होंगी, मध्य आंत की दीवार की जो कोशिकाएं होंगी, जिनको हम उपकला कोशिका बोलते हैं, उसकी सतहों से जुड़कर उनमें छिद्र कर देगा, जिससे कोशिकाओं में छेद हो जाएगा, कोशिकाएं फट जाएंगी और अंदर जितना भी माल मसाला उस कीड़े के अंदर वो सारा बाहर आ जाएगा और कीड़े की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, खत्म। ये जीन्स जो होते हैं, जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस से हमने निकाले और कपास में डाले, ऐसी कपास को हमने क्या बोला है? बीटी कपास। और इन जीन्स को हमने क्या बोला है? क्राई जीन। और ऐसे प्रोटीन को, विषैले प्रोटीन को हमने बोला है क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई जीन कई प्रकार के हैं। कौन कौन से थे सर? क्राई जीन फर्स्ट AC सेकंड AB बोला था। क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। हिंदी में कैसे लिख दिया? क्राई को ऐसे लिख दिया, क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB। ठीक है। किसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं बेटा? कपास में कॉटन बॉलवॉर्म यानी मुकुल कृमि जो होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। वहीं क्राई फर्स्ट AB जो था, क्राई फर्स्ट AB जो है, नाम है क्राई जीन के हैं, ये मक्का छेदक कॉर्न बोरर को नियंत्रित करते हैं। डन। इतनी सी बात थी जो यहां पर लिखी हुई है, और वही सारी बातें मैंने आपको आराम से तसल्ली से सारी के सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। ये था बेटा बीटी कपास। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो कृषि में
जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमने आनुवांशिक रूपांतरण करके कपास में, मक्के में, गेहूं में, टमाटर में ऐसे पेड़ बनाए जो कीटों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, यानी कीटनाशक की तरह कार्य कर रहे हैं। डन, क्लियर है? बीटी कपास मत भूलना, प्रश्न आते हैं। अभी समय हुआ है क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। बीटी विष किस वातावरण में सक्रिय होता है? ये जो बीटी विष जो होता है ये कौन से वातावरण में सक्रिय होता है? अम्लीय में, क्षारीय में, दोनों में? अम्लीय क्षारीय दोनों में होता है या किसी में भी नहीं होता? बीटी विष किस वातावरण में सक्रिय होता है? दूसरा प्रश्न, क्राइफस्ट एबी जीन किसके विरुद्ध कार्य करता है? क्राइफस्ट एबी जो है, फर्स्ट एबी किसके खिलाफ कार्य कर रहा था? मुकुल कृमि, मक्का छेदक, दोनों के खिलाफ? कोई नहीं। फर्स्ट एबी पूछा है, देखते कितने बच्चों ने कंसंट्रेशन से सुना है। फर्स्ट एबी किसके खिलाफ कार्य कर रहा था? चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते बेटा। देखिए, पहला प्रश्न था बीटी विष जो है किस वातावरण में सक्रिय होता है? तो आप जानते हैं बीटी विष क्षारीय। बीटी विष का मतलब क्रिस्टल जीन, ठीक है, क्षारीय वातावरण में सक्रिय होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, क्राइफस्ट एबी याद करने का तरीका एसी से याद रखना। फर्स्ट एसी, सेकंड एबी किसके खिलाफ? मुकुल कृमि के खिलाफ कार्य कर रहे थे, है ना। लेकिन फर्स्ट एबी मक्का छेदक के खिलाफ कार्य कर रहा था। आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? सेकंड आएगा। ये था सिंपल सा क्विज। कंसंट्रेशन से आपने सारी चीज सुनी है, सारी चीज समझ में आएगी। अभी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के थोड़े से उपयोग और बचे हैं। एक फ्लेवर सेवर टमाटो तुम्हें बताना है, और एक हेरोडिन के बारे में कुछ बताना है, ब्रेसिका नेपस के बारे में, और थोड़ी बहुत चीजें और बची हैं इसमें कृषि में। ये समाप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखेंगे। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।